हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप अपने सामने अपनी बुक खोल करके रख लीजिए और उसमें से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे थ्योरी बहुत कम है स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, अब एक्सरसाइज का टर्न है। चलिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपने अपनी बुक सामने रख ली होगी खोल करके। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 150 पे है, थोड़ा आपका आगे पीछे हो सकता है। नई बुक जो ये प्रिंट वाली है इसी साल की, इसी उसमें 152 पेज पर है। आप देख लीजिए, एक्सरसाइज में एक आध पेज थोड़ा बहुत आगे पीछे में भी हो सकता है, नहीं तो आपको भी 152 पेज पर ही मिलेगा। तो खोलिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। बुक में दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 dm cube of air at 1 bar to 200 dm cube at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप उसको दोबारा पढ़िए, और जो जो चीजें दी गई हैं उनको यहाँ पर पहले नोट करिए। जितना आप क्वेश्चन का पोस्टमार्टम बहुत अच्छे से करेंगे उतनी जल्दी आपको रास्ता समझ में आएगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगा दें। गिने चुने फॉर्मूले हैं इसमें जो आप पढ़ चुके हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, या फिर कंबाइंड गैस लॉ होगा, या फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी होगा, या फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी से बनाया हुआ जो आपने डेंसिटी का फॉर्मूला जिसमें आपने प्रूव किया था, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो वो फॉर्मूला होगा। तो उससे आप निकालेंगे, ठीक है ना। ज्यादातर न्यूमेरिकल आपके इन्हीं फॉर्मूलों से निकलेंगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन एक बार और पढ़िए। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 dm क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार। यानी एयर क्या दिया है आपको, 500 dm क्यूब। dm क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का है, यानी एयर का वॉल्यूम दिया है आपको 500 dm क्यूब और 1 बार प्रेशर दिया है, ठीक है। और ये कहा पूछा गया है कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, कितना मिनिमम प्रेशर आपको चाहिए टू कंप्रेस गैस के इतने वॉल्यूम को 1 बार पर, यानी 500 dm क्यूब वॉल्यूम को 1 बार पर कंप्रेस करने के लिए टू 200 dm क्यूब एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 dm क्यूब यानी वॉल्यूम ये हमें घटा करके इतना करना है, कंप्रेस करके वॉल्यूम इतना करना है, और पूछा जा रहा है इतना वॉल्यूम करने के लिए हमें कितना मिनिमम प्रेशर चाहिए। बुक आप अपने सामने रखे होंगे और बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। डी 500 dm क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ एयर दिया है V1 500 dm क्यूब, एंड प्रेशर दिया है P1। जब वॉल्यूम इतना है तब प्रेशर इतना P1 1 बार, यानी हमने इस वॉल्यूम को V1 माना है, तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर दिया गया है हम उसको P1 मानेंगे, ठीक है। और हमको करना क्या है, इसको 200 dm क्यूब, what will be the minimum pressure required to compress 500 dm cube of air। 500 dm cube एयर है, 1 बार पर है, to compress it 200 dm cube at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों कंडीशन में है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस होकर ये कितनी रह जाए, V2 हमारी रह जाना चाहिए 200 dm क्यूब रह जानी चाहिए। पूछा जा रहा है आपसे प्रेशर हम कितना लगाएं, यानी P2 पूछा जा रहा है, और दोनों कंडीशन के लिए टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बदला। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम कह सकते हैं 273 केल्विन, सॉरी 273 प्लस 30। केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे,
दैट इज 30 प्लस 273 केल्विन, दैट इज हो गया 303 केल्विन। हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि टेम्परेचर हमें यूज ही नहीं करना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम इसको चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लिखें चाहे हम इसको केल्विन में लिखें, अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें इसका यूज ही नहीं करना फॉर्मूले में, ये तो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है। इसलिए तो हम किसका यूज करेंगे, जो वेरिएबल्स P1 V1 है, यानी किसका यूज करेंगे, बॉयल्स लॉ का यूज करेंगे। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। आपको P2 निकालना है, P1 V1 और P2 आपको V2 दिया है आपको, तो रख दीजिए आप वैल्यू। P1 कितना दिया है आपको 1 बार, V1 कितना दिया है 500, P2 कितना दिया है निकालना है, V2 कितना दिया है 200। P2 को एक तरफ ले गए तो P2 इक्वल टू हो गया आपका 500 डिवाइडेड बाय 200, यानी ये कट गया 2.5। ये बार में लिया था P1, तो यहाँ पे भी P2 आपका बार में आंसर आ जाएगा। हो गया। चलिए अब आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पढ़िए, रीडिंग करिए। क्वेश्चन को आप जितने बार पढ़ेंगे उतने बार आपको कुछ नई बात उसमें समझ में आएंगी और वहीं से क्लू मिलेगा कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन में जितना एनालिसिस आप अच्छे से कर पाएंगे उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। ए वेसल ऑफ 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1.2 बार प्रेशर। यानी एक वेसल है, सपोज हम अगर इसको पिक्चराइज करें तो हमारे पास ये कह रहा है कि एक वेसल है, इसमें क्या दिया गया है 120 ml कैपेसिटी है वेसल की, यानी वॉल्यूम 120 ml है। V इक्वल टू 120 ml, या हम कह सकते हैं 0.120 V, क्योंकि ज्यादातर हम लोग कैलकुलेशन के लिए लीटर में लेते हैं, तो लीटर में देखें तो 0.120 लीटर, या डेसीमीटर क्यूब में देखें तो लीटर इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब, तो उतने ही डेसीमीटर क्यूब होंगे। ये वॉल्यूम कंटेनर का है। फिर क्या कह रहा है, कंटेन्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1.2 बार प्रेशर। यानी इसमें कुछ अमाउंट ऑफ गैस है, कितना है नहीं पता है, बट टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 1.2 बार है। यानी इस कंटेनर में जो भी गैस भरी है उसका प्रेशर है 1.2 बार और टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको डायग्राम बनाकर ऐसे मत करिए, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आप इसको गिवन आपको क्या क्या दिया गया है, V और P और T। V कितना है 120 ml है, P कितना है 1.2 बार है एंड T कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। T हमेशा केल्विन में लेंगे, बड़ा वाला T है। जब स्मॉल T होता है तो हम इसको सेंटीग्रेड में लेते हैं, बड़ा T है तो 30 डिग्री प्लस 273 दैट इज 303 केल्विन। ठीक है, 30 डिग्री 35 डिग्री है बेटा, 30 डिग्री नहीं है, इट इज 35 डिग्री। 35 कर लीजिए इसको, 35 डिग्री दिया है आपकी बुक में, तो इनका टोटल करेंगे ना, 5 3 8 7 3 10 और 2 और 1 3, यानी 308 डिग्री केल्विन हो गया। ठीक है, और क्या दिया है आपको, द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 ml।
यानी अब हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा गैस उठाया और एक दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया। इसको उठाया और इस कंटेनर में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। इस कंटेनर का वॉल्यूम, अब दो बार वॉल्यूम आप यूज कर रहे हो, यहाँ भी यूज करोगे, यहाँ भी यूज करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। फिर हम क्या करें, पहली वाली कंडीशन को P1 V1 T1 दे दें, यहाँ पर V1 T1 T1 हमने दे दिया इनको नाम। दूसरी कंडीशन में जो वॉल्यूम दिया गया है उसको हम V2 दे दें नाम। तो V2 यानी कंडीशन V2 में वॉल्यूम कितना दिया है हमको दिया है वॉल्यूम 180 ml, 180 ml दिया है। एंड देन नेक्स्ट, द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 ml एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ पे टेम्परेचर T2 कितना दिया है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर कैसा है T1 एंड T2 दोनों 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हमें इसकी फॉर्मूले में जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देखेंगे इसका प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन देखेंगे। देन व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर। यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, प्रेशर P2 पूछा गया है, तो P2 हमें निकालना है। तो P2 इक्वल टू कितना, ये हमें पूछा गया है। अब आपकी मर्जी है, अगर आप B को ml में लिख रहे हैं तो ml में लिखिए और लीटर में लिख रहे हैं तो लीटर में लिखिए, दोनों सेम है। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए इसको। क्या फॉर्मूला है आपके पास करने के लिए सॉल्यूशन, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अगेन हमने क्या लगाया, चार्ल्स लॉ लगाया। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप बार बार ऐसे लिखेंगे फॉर्मूला कि अकॉर्डिंग टू, ये चार्ल्स लॉ नहीं है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो आपको हर बार बार जब आप उसी चीज को रिपीट करके लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए जब फॉर्मूला लिखें, अगर आप बॉयल्स लॉ का लिख रहे हैं तो बॉयल्स लॉ लिखें, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ लिख रहे हैं तो चार्ल्स लॉ लिखें। अगर आप कंबाइंड गैस इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो आप लिखिए कि अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस लॉ या अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। ऐसे बार बार लिखने से आपको इजीली ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है ना। अब P1 की जगह हम क्या रख देंगे, 1.2 है ना, और V1 की जगह हम क्या रख देंगे 120। तो 1.2 इंटू 120। अब ये ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ ml रखा है तो वहां भी ml में निकलेगा, यहाँ पे P1 आपने बार में लिया है तो वहां भी आपका क्या निकलेगा, बार निकलेगा। तो 1.2 बार इंटू 120 ml। ऐसा लिखना जरूरी नहीं है कि ml और बार लिखे, लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप ध्यान रखिए कि आप किस यूनिट में रख रहे हैं तो आपका आंसर किस यूनिट में आएगा। P2 आपको निकालना है तो ऐसा P2 लिख दीजिए। V2 की वैल्यू आपको दी गई है 180, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 180। ठीक है, आप P2 को एक तरफ कर लीजिए और बाकी का कैलकुलेशन कर लीजिए। तो P2 इक्वल टू क्या आ गया, P2 इक्वल टू आ गया 1.2 इंटू 120 अपॉन 180। ठीक है, 0 0 कट गया, 6 दूनी 12 और 6 तियां 18 और 3 चौको 12, 0.4, 4 दूनी 8, 0.8 यूनिट क्या होगी। ध्यान दीजिए, आपने P1 बार में रखा है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.8 बार। ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है उसको रीडिंग करिए, बहुत ध्यान से रीडिंग करिए, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िए। अब हमारे पास डिस्कशन का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है इसमें। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट PV इक्वल टू NRT
show that a given temperature density of a gas is proportional to gas pressure. PV equal to nRT से आपको शो करना है कि डेंसिटी गैस की डेंसिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू गैस प्रेशर P. गैस की जो डेंसिटी है वो गैस के प्रेशर P के प्रोपोर्शनल है, ये आपको प्रूव करना है. यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, आपको डायरेक्ट प्रूव करना है. नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये. तो सिंपल सी बात है, PV इक्वल टू nRT, इसको लेना है PV इक्वल टू nRT. ठीक है, यू हैव टू प्रूव कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. यही प्रूव करना है ना. यूजिंग द इक्वेशन ऑफ गैस शो दैट एट ए गिवन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू गैस प्रेशर. डेंसिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू गैस प्रेशर. तो हम देखें, हम जानते हैं, पढ़ रखा है हमने, D इक्वल टू M अपॉन V, या हम D, इस V की जगह हम क्या रख सकते हैं, V की जगह हम रख सकते हैं M अपॉन T. ठीक है, और हमें ये भी पता है कि N इक्वल टू होता है M अपॉन M, यानी मास अपॉन मोलर मास, ये भी पता है. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V एंड N, इसको हम मान लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं. चलिए क्या इक्वेशन 1 मान लें, या फिर हम, ये क्या दिया गया है एक बुक में, इसका नाम अभी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ स्टेट है ना. तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, या इसी को हम आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं. तो V putting the value of V and N, we get एक्चुअली मैं जगह बचाने के लिए यहाँ कर रही हूँ, आपका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो जाता है. ठीक है ना. तो सॉल्यूशन हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ लिखना होगा V नो. हम जानते हैं ये वाली बात ऑलरेडी कि ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो हमने इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ V एंड N, इन इक्वेशन 1 या इन इक्वेशन स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, वी गेट P, V की जगह हम क्या रख देंगे, M अपॉन D रख देंगे, एंड N की जगह हम क्या रख देंगे, M अपॉन बड़ा वाला M यानी मोलर मास इंटू R इंटू T. ठीक है, तो P, ये M और M कैंसिल हो गया. डेंसिटी को हम अगर इस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास आ गया D इंटू आर टी इक्वल टू P इंटू M. तो D इक्वल टू आ गया PM और RT को इधर ले गए अपॉन RT. तो हियर M, R एंड T ये तो कांस्टेंट है और हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे. तो जो डेंसिटी है वो किस बात पर डिपेंड करेगी, वो प्रेशर पर डिपेंड करेगी. सो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, क्योंकि ये तीनों कांस्टेंट है. सो D P पर डिपेंड करेगी. ये तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेंगे. P बढ़ेगा तो D भी बढ़ेगा, P घटेगा तो D भी घटेगा. ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. मैं आप इसको रीड करिए ध्यान से, क्या क्या दिया है आपको. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए. टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं तब.
at 0 degree centigrade, the density of certain oxide of a gas at 2 bar is same as that of nitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of the oxide? यानी 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade, the density of a certain oxide of a gas at 2 bar. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने कोई सर्टेन गैस का ऑक्साइड लिया है 2 बार प्रेशर पर, यानी उस समय प्रेशर 2 बार है, तो डेंसिटी उस समय कितनी है? उसकी डेंसिटी बराबर है नाइट्रोजन के। किस कंडीशन में? जब नाइट्रोजन का प्रेशर 5 बार है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड का मोलर मास क्या है? यानी हमारे पास दो गैसेस हैं, एक है कोई भी ऑक्साइड और एक है N2, ठीक है। अब ऑक्साइड के लिए कंडीशन दी गई है और N2 के लिए भी कंडीशन दी गई है, और ये कहा गया है कि जो ऑक्साइड की डेंसिटी है वो इस नाइट्रोजन की डेंसिटी के बराबर है। कब? ऑक्साइड की डेंसिटी को अगर हम नापें 2 बार प्रेशर पर और 27 डिग्री, यही है ना क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ना हम। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नापेंगे हम अगर ऑक्साइड की डेंसिटी को, और लिखा है ना एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो द डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ ए गैस, गैस के ऑक्साइड की डेंसिटी एट 2 बार प्रेशर इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑक्साइड में कंडीशन क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 बार प्रेशर, ये चीज दी गई है। ऑक्साइड के लिए हमें क्या दिया गया है? टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर दिया है 2 बार, ठीक है। अब आपको ये ध्यान करना होगा कि जब भी टेम्परेचर T बड़ा वाला लिखना है हमें, तो 273 केल्विन जोड़ना होगा, यानी टेम्परेचर आपको 273 केल्विन दिया गया है। ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। और N2 के लिए क्या कंडीशन दी गई है? सेम एज दैट ऑफ डायनाइट्रोजन एट 5 बार। डायनाइट्रोजन कितने पे? 5 बार पे। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे डायनाइट्रोजन के लिए क्या है? प्रेशर है 5 बार एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी, यानी आपको क्या समझ में आ रहा है? टेम्परेचर यहाँ बढ़ा घटा नहीं है। अगर बढ़ा या घटा होता तो यहाँ टेम्परेचर भी दिया रहता, ठीक है ना। तो टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। अब आपको दिया क्या है? डेंसिटी गैस के बराबर है नाइट्रोजन के, यानी इसकी डी ऑक्साइड की डेंसिटी इक्वल टू DN2, यानी दोनों की डेंसिटी बराबर है। और ये कंडीशन दी गई है। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड। नाइट्रोजन का तो मोलर मास हमें पता है, तो हम यूज कर सकते हैं। नहीं दिया है तो भी हमको दिया गया, क्योंकि हमें नाइट्रोजन का नाम बताया गया है। नाइट्रोजन का नाम बताया गया है, इसका मतलब उसका मोलर मास हमें इनडायरेक्टली दिया गया है। आप सोचेंगे कुछ कमी है, कुछ कमी है, ऐसा सोचते रहेंगे, लेकिन आपको देखना है कि मोलर मास आपको ये इनडायरेक्टली दिया हुआ है। नाइट्रोजन का नाम दिया है, नाम पता है आपको, इसका मतलब आपको मोलर मास पता है। तो यहाँ क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं, नोट कर लीजिए। ये रफ वर्क है आपका, अब आप यहाँ नोट कर लीजिए। यहाँ पे दिया है आपको कंडीशन 1 किसके लिए? ऑक्साइड के लिए, ठीक है। कंडीशन 1 में क्या दिया है आपको? टेम्परेचर T दिया है 273 केल्विन एंड प्रेशर P दिया है 2 बार, ठीक है। एंड कंडीशन 2 में ये आपको दिया है नाइट्रोजन के लिए। थोड़ा आप चाहें तो मैं जगह बचाने के लिए यहाँ लिख देती हूँ, इसको इस साइड लिख देती हूँ, यानी फॉर नाइट्रोजन इसको मान लेंगे कंडीशन 2। क्या क्या दिया है हमको? टेम्परेचर उतना ही है 273 केल्विन, प्रेशर कितना दिया है? 5 बार दिया है, और मोलर मास इसका और दिया है M2 कितना? 28 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास दिया है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है, और एक चीज क्या दी गई है? एट दिस टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड
gas is equal to density of N2 गैस। ठीक है, यानी डी वाला आपको फॉर्मूला पता है, आपने पढ़ा था। क्या है आपके पास? अभी आपने प्रूव किया था ना, D1 इक्वल टू P, इस कंडीशन के लिए हो गया D1 इक्वल टू PM1 अपॉन RT1। ठीक है, और उस कंडीशन के लिए होगा, इस कंडीशन के लिए हो गया D2 इक्वल टू PM2 अपॉन RT2। P1 कंडीशन है यहाँ पर, यहाँ P1 मानेंगे और यहाँ हम P2 मान लेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन में प्रेशर अलग अलग है, तो ऐसा ही यहाँ P1 मानेंगे। कंडीशन फर्स्ट में प्रेशर P1 और यहाँ प्रेशर P2। ठीक है, अब डेंसिटीज बराबर हैं, तो सिंस D1 इक्वल टू D2, अगर D1 D2 बराबर हैं तो देन P1 M1 अपॉन RT1 इक्वल टू P2 M2 अपॉन RT2। अब T1 T2 सेम है और R भी कांस्टेंट होता है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि T1 T2 सेम है और R कांस्टेंट है। ठीक, ये दोनों कट गए। अब आपके पास बचा क्या? P1 M1 इक्वल टू P2 M2, ये रिलेशन बच गया। ठीक, तो अब आपके पास आ गया P1 M1 इक्वल टू P2 M2। आपको निकालना क्या है? 4। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड, है ना। देखिए, हमने अभी क्वेश्चन मार्क क्या करना है ये नहीं निकाला था, ये भी आपको लिखना है। मोलर मास ऑफ ऑक्साइड निकालना है, यानी इसमें सारी चीजें आपने M1 से डिनोट की हैं, तो यहाँ पे ऑक्साइड का मोलर मास क्या हो गया? M1 हो गया, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें। P1 की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है? 2 दी गई है, इनटू M1 की वैल्यू हमें निकालनी है। P2 की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 दी गई है, इनटू M2 की वैल्यू हमें पता है 28। ठीक, तो इधर लिखेंगे कैलकुलेट करके, M1 को इधर रखते हैं, 2 को इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ गया M1 इक्वल टू 5 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2। 2 से इसको काटेंगे 14 आ गया, ये आ गया 70, यानी M1 इक्वल टू आ गया 70। अब मोलर मास की यूनिट हम लिखेंगे ग्राम मोल, इनवर्स ऐसे लिखें या फिर हम ग्राम पर मोल लिख दें। ठीक है, देन नेक्स्ट है मोलर मास है तो ग्राम पर मोल लिख देंगे, या फिर यूनिफाइड यूनिट्स में मॉलिक्यूलर मास लिखा है तो यूनिफाइड यूनिट्स में लिख देंगे। अभी आपसे पूछा, मोलर मास नहीं पूछा गया है, मॉलिक्यूलर मास पूछा गया। थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है यहाँ पे। मोलर मास अगर पूछा गया है तब तो आपका ये सही है, आपने ये जो लिखा है ना 70 ग्राम पर मोल सही है, अगर आपसे पूछा गया है मोलर मास। बट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा, जो लास्ट लाइन लिखी है फिर से पढ़ लो। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन ऑक्साइड ऑफ ए गैस एट 2 बार इज सेम एज दैट ऑफ डाइनाइट्रोजन एट 5 बार। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड। यानी क्वेश्चन में मोलर मास नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है? देखिए, मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास। एक मोल का मास जब आप लिखेंगे तो वो ग्राम पर मोल होता है, और अगर मॉलिक्यूल का मास लिखेंगे तो वो यूनिफाइड यूनिट में निकलता है,
तो आप ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों में क्या अंतर है? ये बेसिक चीज है, देखने में दोनों एकदम एक जैसे लगते हैं, बट ऐसे देखोगे तो टेक्निकली अगर यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है तो फिर हमारा आंसर कैसे आएगा? हमारा आंसर फिर यहाँ ग्राम पर मोल ना आके 70 U आएगा। ये U क्या है? यूनिफाइड यूनिट है, ठीक। अच्छा, M2 का भी मोलर मास फिर हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, फिर हम M2 का मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे, तो इसकी यूनिट भी U होगी, यानी 28 U। डोंट बी कंफ्यूज, आप U को 4 जैसा मत लिख देना, चाहो तो डिफरेंट कलर के पेन से इसको लिख देना है। जैसे हम इसको यहाँ लिख दें तो आपको और क्लियर समझ में रहेगा। 28 U एंड 70 U। तो यहाँ पे देखिए, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, और मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज 1 मोल कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। एक मॉलिक्यूल का मास की यूनिट होती है U और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, लिखें हम इसको, या फिर हम लिखें ग्राम मोल इनवर्स लिखें, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के अगर हम इसका लेते हैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 होगा 28 U और मोलर मास ऑफ N2 होगा, ये होगा 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये है अंतर, आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये भी क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है और आप यहाँ ग्राम पर मोल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी गलत कर दिया था, फिलहाल मैंने करेक्शन कर दिया है। अगर मोलर मास करना है तो वहाँ 28 ग्राम पर मोल लेंगे, यहाँ पे 70 ग्राम पर मोल आएगा। लेकिन बुक में, चूंकि टेक्स्ट बुक में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्साइड पूछा गया है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड को हम यूनिफाइड यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, और जब इसको यूनिफाइड यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे N2 का भी मॉलिक्यूलर मास ही लेंगे, फिर मोलर मास नहीं लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास हमने N2 का लिया है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए तब तक आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 पूरा लाइन वाइज लाइन पढ़िए और वर्ड टू वर्ड पढ़िए, एक एक वर्ड उसको ध्यान से पढ़िए और पोस्टमार्टम करके एनालिसिस करके यहाँ पर लिखिए कि आपको क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। जितना सटीक आपका एनालिसिस रहेगा उतना चलिए आपका सवाल का आंसर सही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, क्वेश्चन 5.5। पढ़िए क्या दिया है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस A at 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज फाइंड टू बी 2 बार, ठीक। एक आइडियल गैस है A, उसका जो प्रेशर है वो कितना है, 2 बार है। When 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask at same temperature, the pressure becomes 3 bar. Find a relationship between their molecular mass, ठीक है। तो चलिए इसको इसमें समझिए, हम डायग्राम में समझते हैं। एक गैस है, ये कंटेनर है,
कंटेनर में रखी हुई है। एक आइडियल गैस A इसमें हमने भर दी, ठीक है। जब हमने इसमें एक आइडियल गैस A भर दी तब इसका प्रेशर हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरी है और 1 ग्राम आइडियल गैस भरी है और प्रेशर 2 बार है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अभी A के लिए A का क्या है, प्रेशर 2 बार और मास ऑफ गैस कितना है, 1 ग्राम है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरी है, यानी टेम्परेचर कितना है 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन। ये पूरी कंडीशन है, यानी ए का ये सारी चीज डिटेल हमको दी गई है। अब क्या कह रहे हैं, व्हेन 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस बी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेम फ्लास्क। अब हमने इसी फ्लास्क में हमने एक और गैस डाल दी, कौन सी वाली गैस, बी डाल दी। और बी कितनी डाली है, बी डाली है हमने m इक्वल टू 2 ग्राम डाला है हमने इसको, ठीक है। एंड एट सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर उतना ही T उतना ही है 300 केल्विन, यानी कांस्टेंट है। और फिर क्या है, फ्लास्क एट सेम टेम्परेचर द प्रेशर बिकम्स 3 बार। प्रेशर कितना हो गया यहाँ पर, उस समय प्रेशर हो गया इसका 3 बार। अब प्रेशर इसका 3 बार हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, यानी गिवन हमको ये चीज दी गई है, एक ये चीज दी गई है, ये भी चीज दी गई है, ये भी आइडियल गैस है, ये भी आइडियल गैस है। और आइडियल गैस पहले थी तब प्रेशर इतना था, जब हमने दूसरी आइडियल गैस डाल दी तो प्रेशर बढ़कर के कंटेनर का 3 बार हो गया। पहले 2 बार प्रेशर था, अब प्रेशर बढ़कर के 3 बार हो गया। क्लियर हो गया, यानी जो प्रेशर बढ़ा वो किसके कारण बढ़ा, when 2 gram of ideal gas B is introduced in the same flask at the same temperature, the pressure becomes 3 bar, ठीक है। यानी जो 3 बार प्रेशर हो गया वो दोनों गैसेस का हुआ, यानी P टोटल 3 बार है। P अकेला इसका नहीं है, तो इस गैस का कितना प्रेशर होगा, इस गैस का प्रेशर कितना होगा, इसका प्रेशर कितना है 2 बार। P टोटल, डाल्टन्स का लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हर बार अगर आप ऐसे लिखते जाएंगे तो आपको चीजें मीन्स लिखते लिखते ही सारे लॉज याद हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, P टोटल जो भी कंटेनर का होता है वो होता है इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी जितनी भी नॉन इंटरेक्टिंग गैसेस होंगी उनके प्रेशर टोटल के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो दो नॉन इंटरेक्टिंग गैसेस हैं वो है Pa प्लस Pb, ठीक है। तो Pa का प्रेशर था 2 बार और Pb मिलाने पर प्रेशर हो गया P टोटल 3 बार, तो Pb की वैल्यू क्या हो गई, Pb क्या हो गया, P टोटल माइनस Pa, यानी 3 माइनस 2 दैट इज 1 बार। तो ये आ गया P इक्वल टू 1 बार। हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, पूछा क्या है फिर से एक बार पढ़ लीजिए। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस A at 27 डिग्री सेंटीग्रेड is found to be 2 bar when 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask at same temperature, the pressure becomes 3 bar. फ्लास्क भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मास, उनके मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अभी की कंडीशन में जो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है दोनों का,
ठीक है, हमने 2 ग्राम यहाँ डाला, हमें इसका मास नहीं पता है, लेकिन इनका दोनों का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम इस गैस के लिए देखेंगे तो PV इक्वल टू M अपॉन MRT, यानी बी गैस है ना ये, तो हमने लिख दिया PB इक्वल टू V कांस्टेंट है क्योंकि सेम बर्तन है और सेम टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो V की जगह हम V ही लिखा रहने देते हैं। कंटेनर का वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि V है, ठीक, और टेम्परेचर T है यहाँ पर भी और टेम्परेचर T है यहाँ, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम में वॉल्यूम है V और टेम्परेचर है T। ठीक है, तो ये सेम हो गया। मोलर मास अलग अलग होंगे दोनों गैसेस के, तो इसका मोलर मास हम मान लेते हैं MB। गैस कांस्टेंट सेम होगा, T सेम होगा, ये M1 यानी MB, स्मॉल वाला MB यानी इसका मास। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन आ गया, हम V को इधर ले लेते हैं, तो V इक्वल टू हो गया MB अपॉन बड़ा वाला MB RT अपॉन PB। ठीक है, ऐसा ही रिलेशन हम बना ले इस वाली गैस के लिए, A गैस के लिए, तो यहाँ क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो V भी बराबर होगा, या हम यहाँ चाहो तो V ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। VB क्या हो गया, V हो गया MA, ये A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे B गैस की, तो हम ऐसा करें, B को हमने उससे लिखा है तो B की इक्वेशन हम इसी कलर के पेन से लिखे दे रहे हैं। ठीक है, रेड से लिखा है ना, ये B गैस को हमने रेड से लिखा है, तो चलिए हम इसको भी रेड से लिख ले रहे हैं। तो VB इक्वल टू क्या हो गया, MB अपॉन MP RT अपॉन PB। ठीक है, VA का क्या हो गया, इक्वल टू MA अपॉन MB RT अपॉन PA, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ठीक है, ये PA है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। वॉल्यूम दोनों कंडीशन में बराबर है क्योंकि दोनों गैस सेम बर्तन में है, यानी दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं तो हमारे पास रिलेशन आ गया VA इक्वल टू VB, तो फिर हमारे लिए हो गया MB अपॉन MB इक्वल टू इंटू RT अपॉन PB इक्वल टू ये वाला, यानी MA, यहाँ देखना MB नहीं है, ये MA है, बड़ा वाला है। तो ये हो गया MA अपॉन MB इंटू RT अपॉन PA। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें कौन कौन सी चीजें आपकी कट रही हैं, उनको उठा करके कैंसिल कर दीजिए। कौन सी चीजें कट रही हैं, RT और RT कट रही है, MB की और MA की आपको वैल्यू दी गई है, मास कितना दिया गया है, MB में मास कितना दिया है 2 ग्राम, तो यहाँ पे MB की जगह आप लिख सकते हैं 2 ग्राम अपॉन MB, ये आपको निकालना ही है, यानी रेशियो निकालना है। ये हो गया, यहाँ पर PB की वैल्यू दी गई है आपको, ये RT कट गया, 1 अपॉन PB कितना आ गया 1 बार, यहाँ पे 1 ही लिखेंगे PB की वैल्यू, इक्वल टू MA की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर MA की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 1 ग्राम, तो आप यहाँ 1 ग्राम लिखेंगे, अपॉन MB की वैल्यू कितनी दी गई है
ये आपको निकालना है दोनों का रेशियो, इनटू RT की जगह 1 आ गया। PA की वैल्यू कितनी दी गई है? PA की वैल्यू दी गई है 2 बार। ठीक, ये 1 बार है और ये 2 बार है। ये 2 ग्राम है और ये 1 ग्राम है। आपको क्या निकालना था? फिर से एक बार देख लो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फिर से पढ़िए। फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मास। यानी आपका क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर लिखिए। आपसे पूछा गया था रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। ये पूछा गया, यानी इन दोनों का रिलेशन पूछा गया है। तो इन दोनों का रिलेशन मतलब ये MB और MA कितने के बराबर है? यहाँ देखिए, स्मॉल m के साथ बड़ा वाला MA आएगा। यहाँ भी स्मॉल MA के साथ बड़ा वाला MA आएगा। फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ देखिए, VB इक्वल टू MB अपॉन MB था, RT अपॉन PB था, तो ये आ गया VB आपने इधर लिखा, VA इधर लिखा, थोड़ा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। VB इक्वल टू BA या VA इक्वल टू VB। तो हमने पहले VB ले लिया है, तो VB क्या है देखिए, VB की जगह हमने लिख दिया MB अपॉन MB, RT अपॉन PB, ये वाली बात लिख दी। यहाँ पे VA की जगह हम लिख दिया MA अपॉन बड़ा वाला MA इंटू RT अपॉन PA। RT कैंसिल हो गया, और इस वाले MA की जगह हमने 1 ग्राम लिख दिया। यहाँ पे देखो MA की जो A के बारे में जो कुछ दिया गया है वो MA हो गया, ये PA हो गया, ये MB हो गया, ये PB हो गया। ठीक है ना? तो PB यहाँ पे 1 बार था, PB की जगह आपने 1 बार लिख दिया। PA 2 बार था, तो आपने PA की जगह 2 बार लिख दिया। अब आपने इसको काट के बराबर कर दिया। तो अब हमें इनका रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए इनको एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, MB को उधर ले जाए, MA को इधर ले आए। तो MB उधर जाएगा तो MB 1 बार 1 ग्राम और 1, यानी कुल मिला के रहा MB। ठीक है, इक्वल टू, इन सबको हम इधर ले आएंगे तो इधर हो गया 2 ग्राम 2 इंटू MA इंटू 2। ये देखना, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, बार से बार कैंसिल हो गया, यानी सिर्फ संख्या बची। तो MB इक्वल टू 2, ये वाला, ये तिरछा गुणा करेंगे ना, ये ऐसा, ये सब एक साथ आ गए। MB इक्वल टू MA इंटू 2 इंटू 2, MB इक्वल टू MA इंटू 2 इंटू 2, यानी MB इक्वल टू आ गया कितना, 4M। आ गया रिलेशन, यही निकालना था आपको। ठीक है, जब भी आपको ऐसे कोई रिलेशन निकालना होता है, कोई भी एक क्वांटिटी ले लो और उसको कंपेयर कर दो, रिलेशन अपने आप निकल आएगा। कौन सी क्वांटिटी लोगे? जो दोनों में सेम हो। यहाँ पे दोनों में सेम क्वांटिटी, टेम्परेचर भी था, आपका मर्जी है। टेम्परेचर इक्वल टू दोनों का बराबर, R इक्वल टू दोनों के लिए बराबर है। कोई भी एक कांस्टेंट उठा करके बराबर कर दीजिए और इक्वल कर दीजिए, बिना डरे कैलकुलेशन कर लीजिए। आप कैसे भी निकालेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, इजीली समझ नहीं आएगा। एक्चुअली ये स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है, और स्टोइकियोमेट्री आने के साथ साथ आपको रिएक्शन भी लिखनी आनी चाहिए, दोनों बातें।
इसलिए डबल कठिन हो गया थोड़ा सा आपके लिए। पढ़िए ध्यान से जब तक मैं इसको साफ करती हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। द ड्रेन क्लीनर, ड्रेन क्लीनर मतलब नालियों को साफ करने के लिए जो ड्रेन क्लीनर, नालियों को साफ करने के लिए जो पाउडर वगैरह हम डालते हैं, केमिकल डालते हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। बाजार में अलग अलग नामों से आता है। द ड्रेन क्लीनर, उसका नाम है ड्रेनेक्स। उसमें देखते हो ना एडवर्टाइजमेंट में कि ड्रेनेक्स डाल दो, बंद नालियों को खोल लो, उसी पर क्वेश्चन है, उसी ड्रेनेक्स पाउडर पर है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स कंटेन्स स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम, यानी ड्रेन क्लीनर में क्या होता है, एल्यूमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, विच रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा, जो कि कास्टिक सोडा से रिएक्शन करते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से परेशानी आ गई, यहाँ पे कास्टिक सोडा आपको पता होना चाहिए कि कास्टिक सोडा किसको कहते हैं, तभी आप रिएक्शन कर पाओगे। कास्टिक सोडा होता है NaOH और कास्टिक पोटाश होता है KOH। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए नोट करके यहीं पर नोट्स में। कास्टिक सोडा मतलब NaOH, कास्टिक पोटाश मतलब KOH। फिर से आइए, द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स कंटेन्स स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम विच रिएक्ट विद कास्टिक सोडा टू प्रोड्यूस डाईहाइड्रोजन, यानी ड्रेनेक्स में क्या होता है, एल्यूमिनियम के टुकड़े होते हैं और जो कि कास्टिक सोडा से रिएक्शन करते हैं और उससे गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, डाईहाइड्रोजन गैस बनती है। वो डाईहाइड्रोजन गैस प्रेशर से बाहर निकलती है और नालियों का कचरा अपने आप साफ हो जाता है। ये है उसका पूरा सिस्टम। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर विल बी रिलीज्ड व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट। जब 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगी तो डाईहाइड्रोजन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 बार प्रेशर पर कितने रिलीज होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा और उसके बाद में फिर आप उसका आंसर बता पाएंगे जब आपने क्वेश्चन समझा होगा। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि डाईहाइड्रोजन बनने वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तभी तो हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। एक्चुअली फर्स्ट जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है, ये बेसिक कंसेप्ट का है। तो जिसका कंसेप्ट बेसिक वाला क्लियर होगा, यानी अगर आपने स्टोइकोमेट्री ध्यान से पढ़ी होगी और एसटीपी एनटीपी की कंडीशन पढ़ी होंगी तो आप ये क्वेश्चन बड़ी इजीली कर ले जाएंगे। तो टू यानी मोल कंसेप्ट अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो एल्यूमिनियम किससे रिएक्शन कर रहा है, NaOH से, यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कास्टिक सोडा मतलब NaOH। तो हमारी जो बैलेंस्ड इक्वेशन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5.6, ठीक है। तो एल्यूमिनियम किससे रिएक्शन कर रहा है, कास्टिक सोडा से, यानी एल्यूमिनियम प्लस कास्टिक सोडा यानी NaOH। तो दो एल्यूमिनियम दो कास्टिक सोडा से जब रिएक्शन करेंगे और प्लस एक पानी भी रिएक्शन करेगा इससे, पानी में जैसे ही हम डालते हैं और पानी मतलब पाउडर को उसमें डाला और ऊपर से पानी डालते हैं, एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा, तो इन दोनों का रिएक्शन हो जाता है। बनता क्या है, 2NaAlO2 प्लस H2 गैस ये रिलीज हो जाती है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि H2 गैस, अगर एल्यूमिनियम हमारे पास 0.15 ग्राम है ड्रेनेक्स में, तो H2 गैस कितनी रिलीज होगी, ये क्वेश्चन है। पर ये नहीं पूछा गया कि हमने ड्रेनेक्स लिया कितना है, ये तो दिया नहीं गया क्वेश्चन में, कहीं ये भी नहीं दिया गया है कि ड्रेनेक्स कितना लिया। बस आपसे पूछा है कि 15 ग्राम एल्यूमिनियम अगर है ड्रेनेक्स पाउडर में तो H2 गैस कितनी बनेगी, ठीक है। तो पहले हम ये देखें कि H2 गैस यहाँ स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से कितनी बन रही है। अगर हमें स्टोइकियोमेट्री पता होगी तब हम ये आंसर निकाल पाएंगे। तो स्टोइकियोमेट्री ये कह रही है कि H2 गैस हमने यहाँ कितनी ली, सॉरी एल्यूमिनियम कितना ले रहे हैं, एल्यूमिनियम का मोलर मास
कितना होता है, या एटॉमिक मास की बात करें 27 और 2 मोल ले रहे हैं, यानी 2 × 27 ग्राम एल्यूमिनियम ले रहा है। ठीक है, उस समय जो हाइड्रोजन गैस बन रही है वो बन रही है, अगर हम ग्राम में कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 ग्राम बन रही है, लेकिन उससे रिलेशन हम यहाँ निकाल नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको मोलर मास वो वाला देख लें कि मोल कंसेप्ट वाला देखेंगे। तो अगर हम ये मान लें कि एसटीपी पर क्या होता है, एट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का 1 मोल कितनी जगह घेरता है, 22,400 ml या 22.4 लीटर। तो यहाँ पे H2 कितनी बन रही है, ग्राम में न लेके हम इसका कितना ले लें, 1 मोल H2 कितनी जगह घेरती है एसटीपी पे, 22,400 ml स्पेस घेरती है। तो 2 मोल कितना घेरेगी, 2 × 22,400 ml, या सॉरी यहाँ पे 3 मोल बन रही है, ये है आपकी, देखो तो ध्यान से, H2O 2 लिया है आप, तभी बैलेंस होगी ये रिएक्शन, अभी बैलेंस नहीं हो रही है। तो 2 H2 लेंगे तो यहाँ पे 3 मोल H2 बनेंगे, 3 मोल H2। तो अगर हम ये मान लें कि ये हमारा एसटीपी पर, ये स्टोइकियोमेट्री को हम एसटीपी पर कैलकुलेट कर लें। ठीक है, एसटीपी का मतलब हुआ टेम्परेचर कितना, 273 केल्विन, और प्रेशर कितना, 1 बार। ये एसटीपी कंडीशन हो गई, यानी इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर इतनी हाइड्रोजन गैस, इतने ml रिलीज होगी जब हम इतने ग्राम एल्यूमिनियम को NaOH से रिएक्शन करवाएंगे। ये स्टोइकियोमेट्री कह रही है। बट हमने क्या किया है, हमने कितने ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्शन करवाई है, हमने रिएक्शन करवाई है सिर्फ 15 ग्राम एल्यूमिनियम। ठीक है ना, द ड्रेन क्लीनर, हाँ, वी रिलीज द, हाँ, और टेम्परेचर क्या दिया है, टेम्परेचर भी दिया है, पार्ट वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 bar pressure will be released when 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट। यानी एल्यूमिनियम के रिएक्शन की कंडीशन क्या है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन की कंडीशन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये जो 15 ग्राम है ये है कब, यहाँ पर तब टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री प्लस 273 यानी 293 केल्विन है ये टेम्परेचर, और प्रेशर यहाँ पे 1 बार है, और हमने जो एल्यूमिनियम रिएक्शन कराया है वो 0.15 ग्राम कराया है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.15 ग्राम से कितनी वहां पे रिलीज होगी, और हमें और कुछ पता नहीं है, हमें तो बस ये स्टोइकियोमेट्री पता है। तो इसके सहारे से हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि एसटीपी पर 0.15 ग्राम से कितना एल्यूमिनियम रिलीज होगा, एसटीपी पर देख लेंगे, और फिर एसटीपी की कंडीशन को हम कंबाइंड गैस लॉ से, यानी P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2 उसमें रख करके दूसरी कंडीशन का हमें टेम्परेचर भी पता है और प्रेशर भी पता है, और एसटीपी की कंडीशन का हमें पता ही रहता है, नहीं दिया है तो हम अपने मन से लिख सकते हैं। तो हम दूसरी कंडीशन से कंपेयर कर देंगे तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो एसटीपी की कंडीशन का देखो, हमें टेम्परेचर ऑलरेडी पता है, प्रेशर पता है। अभी जो कंडीशन दी गई है कि 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर कितना हाइड्रोजन रिलीज करेगी, यानी यहाँ पर हमें पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ H2 रिलीज्ड कितना, एट T इक्वल टू 293 केल्विन है ना, एंड 1 बार प्रेशर। ये पूछा गया है हमसे कि कितना रिलीज होगा। तो एक कंडीशन हमारे पास ये हो गई, इसको हम मान लें अगर, कौन सी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और ये कंडीशन स्टोइकियोमेट्री से हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे एसटीपी पर, और फिर एसटीपी को और इसको कंपैरिजन कर देंगे कंबाइंड गैस लॉ बना करके, तो हमारा निकल आएगा। तो हम पहले
हमारे पास होता है फॉर्मूला P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ठीक है, अब हमने कंडीशन 1 मान लिया है इसको, यानी ये हो गई हमारी एसटीपी कंडीशन और ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन जिसको हमने माना है कि सेकंड कंडीशन है। ठीक, अब कंडीशन 1 का हमें P1 पता है और T1 पता है। ठीक, वॉल्यूम पता नहीं है कि कितनी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लेकिन अगर हमारा मोल कंसेप्ट का क्लियर है और स्टोइकियोमेट्री क्लियर है तो हम निकाल सकते हैं कि इतने ग्राम से इतने वॉल्यूम बन रही है, तो 0.15 ग्राम से कितनी बनेगी। ठीक है, तो हम ये निकाल लेंगे कि 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम एट एसटीपी पर कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिलीज करता है। फिर हम ये इससे और इसमें कंपैरिजन करके देख लेंगे कि हाइड्रोजन के इतने वॉल्यूम का इस टेम्परेचर पर कितना वॉल्यूम बनेगा, तो हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। यानी अगर हमें V1 हमें कहाँ से मिलेगा, एसटीपी कंडीशन से V1 मिलेगा। V1 P1 T1 हमें पता है, P2 और T2 पता है, तो V2 यानी इस कंडीशन में, सेकंड वाली कंडीशन में जो V2 है हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एट एसटीपी पर कितना वॉल्यूम H2 का रिलीज हो रहा है, पहले उसको सिंपल यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर लें। यूनिटरी मेथड तो आप सबको आता होगा, तो चलिए अभी हम ये आपने समझ लिया होगा, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है, एट एसटीपी कितने ग्राम, 54 ग्राम of aluminium release produce कितनी 3 into 22,400 ml H2 गैस। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, इसलिए 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल प्रोड्यूस 3 into 22,400 अपॉन 54 ऐसे तो करते हैं ml H2 गैस, लेकिन हमको निकालना कितने के लिए है, 0.15 के लिए, इसलिए 0.15 ग्राम कितना रिलीज करेगी, तो 3 into 22400 अपॉन 54 into 0.15 ml H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 186.7 ml। ये इतनी H2 गैस रिलीज हुई कब, एट एसटीपी। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपैरिजन करके इस टेम्परेचर पर कितना H2 का वॉल्यूम रिलीज हुआ वो निकाल लेंगे। तो चलिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। उल्टा पुल्टा मत रख देना, ये आपने एसटीपी पर वॉल्यूम निकाला है तो एसटीपी की कंडीशन के साथ में ही ये वॉल्यूम रखना। तो हमने पहले से मान लिया था कि हमारी जो ये कंडीशन है ये एसटीपी हम मान लेते हैं और ये सेकंड कंडीशन है। तो एसटीपी की कंडीशन में प्रेशर कितना होता है, वैल्यू रखेंगे 1 बार, वॉल्यूम कितना निकला आपका 186.7 ml। ठीक है, इसको लिख दो V1, और टेम्परेचर यहाँ कितना था 273 केल्विन। इस कंडीशन में यानी दूसरी कंडीशन में P2 कितना है 1 बार इंटू वॉल्यूम आपको निकालना है कितने ml ये निकालना है, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है यहाँ पे T2 293 केल्विन। ठीक है, तो
यहाँ पे लिख देते हैं V2 ml। जो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है, एसटीपी की कंडीशन होती है टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर होता है 1 atm। ठीक है, 1 बार नहीं होता है एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन में प्रेशर 1 atm होता है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। और यहाँ पर जो प्रेशर दिया गया है आपको सेकंड कंडीशन में, वो दिया गया है आपको 1 बार में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप एक बार और ध्यान से। पहले क्या दिया है, यहाँ पे प्रेशर दिया है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार विल बी रिलीज्ड, है ना। तो 1 बार प्रेशर दिया गया है आपको सेकंड कंडीशन में, और एसटीपी की कंडीशन का जो प्रेशर होता है वो होता है 1 atm। तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि यहाँ पर आप atm में प्रेशर रख दें और यहाँ पर आप बार में प्रेशर रख दें। तो हमें एसटीपी के कंडीशन में यहाँ पर हमें प्रेशर कौन सा रखना पड़ेगा, ये बार की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 1 atm, क्योंकि एसटीपी की कंडीशन का जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। थोड़ा सा देखिए इसको, और यहाँ पर जब ये बार में दिया है तो हम इसको atm में चेंज करेंगे। तो 1 बार इक्वल टू होता है 0.987 atm। ठीक है, तो 1 बार की जगह हम यहाँ पर इसको atm में कन्वर्ट करके रखेंगे, तो ये हो गया 0.987। हालांकि ये अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर है, लेकिन टेक्निकली देखेंगे तो वो सही नहीं रहेगा, इसलिए आप उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखिए। तो 1 atm इक्वल टू 186.7 ml अपॉन 273 केल्विन, और ये हमारे पास टर्म आ गया। अब हमें V2 निकालना है, तो ये और ये टर्म हमारे एक तरफ हो गए, ये 3 टर्म एक तरफ हो गए, यानी हमारे पास आ गया ये तीनों टर्म एक साथ मिला के इधर लिखेंगे। तो V2 इंटू 0.987 atm इंटू 273 केल्विन इक्वल टू, इधर हो गया 1 atm इंटू 186.7 ml इंटू 293 केल्विन। ठीक है, अब हम V2 को एक जगह रख करके बाकी टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो V2 इक्वल टू हो गया 1 atm इंटू 186.7 ml इंटू 293 केल्विन अपॉन 0.987 atm इंटू 273 केल्विन। अब देखिए, केल्विन से केल्विन कटा, atm से atm कटा, यहाँ रह गया ml, केवल ml रह गई यूनिट, बाकी यूनिट्स आपकी कट गई। ठीक है, और जब आप इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके ये आपका आएगा आंसर 203, ये आएगा 203.0 ml। ये इतना आपका आंसर आ गया।